हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। और आज मैं एक नई एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एनिमे का नाम है द डेंजर्स इन माय हार्ट। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन्स है, शायद या फिर 3 भी हो सकता है। तो मैं उन दोनों या फिर तीनों सीजन्स को ही इस चैनल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों को देखना है, ये एनिमे देखना है, तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सच बताओ तो ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा शानदार एनिमे है। तुम लोग एकदम इस एनिमे की स्टोरी में खो जाने वाले हो। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेकिन यार, एक्सप्लेनेशन से पहले ज़रा इस ऐप को देख लो। दरअसल मैंने इस ऐप को खुद बनाया है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को एनिमे कितना ज़्यादा पसंद है। और आई नो कि तुम लोगों को एनिमे वाले वॉलपेपर्स भी पसंद होगा, ताकि तुम लोग उसे अपने मोबाइल पे या फिर कहीं और वगैरह अपनी डीपी में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इस वॉलपेपर ऐप को बनाया है, जहाँ से तुम लोग बहुत ही इजीली अपने वॉलपेपर्स चूज़ कर सकते हो, डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम लोग प्लीज़ जाके एक बार देख लेना, ठीक है ना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि वो ऐप तुम लोगों को कैसा लगा। ओके, तो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एनिमे की शुरुआत में हमें हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर अकेला बैठकर अपनी एक एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा था। और इसे देखकर हम लोगों को थोड़ा सा साइको भी लग रहा था, क्योंकि इसकी लुक वगैरह, हाव भाव वगैरह और फिर इसकी कैरेक्टर वगैरह हम लोगों को थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा सा साइको टाइप का लगता है। लेकिन बाद में जाके ये सब कुछ खुलासा होगा कि ये बंदा कैसा है। तो वो इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा था, और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदे के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बंदे आपस में बात कर रहे थे, और उनमें से एक बंदा आकर हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है। और तभी वो सोचने लगता है कि इस बंदे को कैसे मारा जाए, कैसे किल किया जाए। और वो तभी खड़ा हो जाता है, अपनी पॉकेट से एक चाकू निकालता है, और उस चाकू की मदद से उस बंदे की टुकड़े 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 कर देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा तो अपने ही दिमाग में सोच रहा था ये सब कुछ। और फिर वो अपने हाथ को संभाल लेता है, ताकि वो अपनी पॉकेट से छुरी ना निकाले। और फिर वो दोबारा से अपनी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने लगता है, और वो तभी बोलने लगता है, अपने मन में बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदों को मारना चाहता हूँ, और ख़ास करके तो उस लड़की को मारना चाहता हूँ जो इस क्लास की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। और वो लड़की एक मॉडल भी है, और इस लड़की का नाम है यामादा अन। और फिर वो बोलता है कि ये लड़की एक मॉडल है, लेकिन मुझे इससे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि इसकी इस खूबसूरत चेहरे में मैं पेन देखना चाहता हूँ। और तभी वो लड़की उसकी तरफ घूम के देखता है, हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ घूम के देखता है। और हमारा भाई यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है, और अपनी आँख उस लड़की से हटा लेता है। और फिर हमारा भाई बोलता है कि उसकी मौत तो मेरे हाथों में ही तय है, बिच। और फिर बोलता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमारा भाई वहाँ से उठ के ये बोलते हुए चलने लगता है कि ये जगह कुछ ज़्यादा ही शोर शराबे भरा है, और ये जगह बिल्कुल ही अच्छा नहीं है पढ़ने के लिए। इसीलिए वो वहाँ से उठ के एक क्वाइट प्लेस में जाने लगता है, जो कि होता है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी के गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वो बोलता है कि ये प्लेस बहुत ज़्यादा क्वाइट है और पढ़ने के लिए अच्छा है। तो वो जब गेट को खोलता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर यामादा पहले से ही बैठी हुई है, और वो खाना खा रही थी, एक राइस बॉल खा रही थी। और यहाँ पर यामादा भी भाई की तरफ घूम के देखती है, लेकिन वो अपनी खाना नहीं रोकती, और हमारा भाई वहाँ से चल के घुस जाता है लाइब्रेरी के अंदर। तो हमारा भाई जब अंदर जा ही रहा था, तभी वो लड़की यामादा उसे कुछ बोलने लगती है। मतलब उसके मुंह में राइस बॉल था, इसलिए वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो कुछ तो बोलती है, जो सुनकर हमारा भाई तो पहले समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोल रही है, और बाद में नहीं समझ पाता कि क्या बोल रही है। और फिर वो बोल देता है कि हाँ सी, और क्यों नहीं। मतलब उसे समझ भी नहीं आया कि उस लड़की ने क्या बोला था, लेकिन फिर भी उसे वो कह दिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर वो अंदर चला जाता है, और अंदर से ही वो उस लड़की को, यामादा को ऑब्जर्व करने लगता है। और वो अपने दिमाग में ये सोचने लगता है कि क्या यही मेरे पास सबसे ज़्यादा बढ़िया मौका है उसे मर्डर करने का, उसे किल करने का। और फिर वो दोबारा से सोचता है कि नहीं नहीं, ये अच्छा वक्त नहीं है, या अच्छा मौका नहीं है। दरअसल मुझे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा इस लड़की को। और वो देखता है कि वो लड़की दोबारा से अपने बैग में से एक और चिप्स की, बड़े वाले चिप्स की पैकेट निकालती है, और गाते हुए झूमते हुए खाने लगती है। और ये देखकर हमारा भाई सोचता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है भाई, और ये तो पार्टी पैक है चिप्स का, और इतनी बड़ी पार्टी पैक ये कैसे खा रही है, और ये तो गोरिल्ला की तरह आवाज़ कर रही है। और हमारा भाई दोबारा से अपनी किताब में कंसंट्रेट करने लगता है। और हमारा भाई का नाम है क्योतारो इचिकावा, मैं इसे क्योतारो ही बुलाऊंगा, ठीक है ना। अब क्योतारो को दोबारा से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देता है उस लड़की की तरफ से। तो वो जब छुप छुप के देखता है दोबारा से उस लड़की को, तब वो देखता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाने की काम में लग चुकी थी, और वो यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन बना देती है। मतलब एक ब्रश से कुछ तो लिख देती है, मतलब जापानीज में एक पेपर के ऊपर कुछ तो लिखती है, और वो सोचती है कि मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। और तभी वो अपना कटर ढूंढने लगता है अपनी बैग में,
और वो देखती है कि उसकी कटर उसके बैग में मौजूद नहीं है। तभी क्योतारो सोचने लगता है कि मेरे पास एक कटर है, क्या मैं उसे ये कटर दे दूँ। तभी वो सोचता है कि अगर मैं उसे ये कटर दूंगा तो अगर वो मुझे ये पूछ लिया कि मैं ये कटर कर क्या रहा हूँ तब मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये सोचकर वो सोचता है कि वो कटर नहीं देगा। तभी दोबारा से यामादा के पास से एक और पेपर फटने की आवाज़ सुनाई देता है और क्योतारो देखता है कि यामादा अपने हाथों से न्यूज़पेपर को फाड़ रही थी। तो इसीलिए क्योतारो उसे रोकते हुए उसके पास जाता है और उसे अपनी कटर दे देता है, जो देखकर पता नहीं क्यों यामादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये एनिमे वाली लड़कियाँ इतनी जल्दी खुश क्यों हो जाती है भाई, मुझे नहीं पता, कमेंट में बताना। और यामादा बोलती है थैंक यू क्योतारो। और जो सुनकर क्योतारो हमारा भाई तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वो दौड़ते हुए लाइब्रेरी की एक शेल्फ के पीछे आकर शर्माने लगता है बहुत ही तेज़ी से। और शेल्फ के पीछे क्योतारो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बेल है, स्कूल का जो बेल है वो बज जाता है, मतलब टिफिन टाइम खत्म हो चुका है। और यामादा वहाँ से उठ के चलने लगती है, लेकिन उसने क्योतारो की कटर को अपने बैग में डाल लेती है। और जो देखकर क्योतारो उसके पीछे दौड़ने लगता है, मेरा कटर कहते हुए। लेकिन यामादा उसकी एक भी बात नहीं सुन पाती क्योंकि क्योतारो कुछ ज़्यादा ही धीरे से बोल रहा था। तो यामादा जब बाहर निकलती है तभी उसके सामने उसकी एक और दोस्त खड़ी थी। तो वो दोनों थोड़ा सा आपस में बात करने लगती है और वो लड़की पूछती है कि यामादा तुम कहाँ थे पूरे लंच टाइम तक। तो यामादा बोलती है कि मैं लाइब्रेरी में थे। अब यामादा क्योतारो के पास आकर उसके हाथ में अपनी चिप्स के पैकेट पकड़ाने लगती है। तो यहाँ पर क्योतारो ये सोचने लगता है कि शायद यामादा उसे चिप्स खाने के लिए दे रही है। लेकिन तभी यामादा ये देखती है कि उसकी चिप्स के पैकेट के अंदर कुछ चिप्स अभी भी बचे हुए हैं, जो देखकर यामादा उसकी पूरी की पूरी पैकेट को अपने मुंह में उल्टा कर लेता है, जिस वजह से सभी के सभी चिप्स उसके मुंह में आ जाती है और वो उस रैपर को क्योतारो को पकड़ा देती है। मतलब यहाँ पर हमारे भाई को ये समझ आ जाता है कि यामादा दरअसल उसे चिप्स खाने के लिए नहीं बल्कि उस रैपर को फेंकने के लिए दे रहा था। तो अब क्योतारो उस रैपर को फेंकने के लिए डस्टबिन के पास आता है और फैलने से पहले ही उस रैपर को इतनी कस के पकड़ता है मानो कि वो यामादा को ही हग कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर क्योतारो स्कूल में पहुँच चुका था और वो यही सोच रहा था कि उसकी कटर उसकी बैग में है, मतलब यामादा की बैग में है। और वो जब क्लासरूम के अंदर एंटर करता है तब वो देखता है कि उसकी कटर पहले से ही उसकी डेस्क में रखा हुआ है। तो क्योतारो जब उस कटर को अपने हाथ लगाता है तब वो देखता है कि उसकी कटर अभी भी वार्म है, यानी कि, और वो यहाँ पर ये सोचने लगता है कि इसका मतलब यामादा उस कटर को हर टाइम अपने हाथ में रखा था स्कूल आने वक्त। और ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था भाई, मतलब मेरे तरह ही है ये बंदा। तो ये सोचते सोचते वो बैठ ही जाता है और तभी वो अचानक उसके दिमाग में ये क्लिक होता है कि यामादा को ये पता है कि क्योतारो किस डेस्क में बैठता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्लास शुरू हो चुका है और सर सभी लोगों को बोलता है कि चलो अपने अपने प्रेजेंटेशंस दिखाओ। और सभी लोग धीरे धीरे करके प्रेजेंटेशंस दिखाने के लिए चले जाते हैं। तभी क्योतारो ये नोटिस करता है कि यामादा और उसके ग्रुपमेट्स अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर बात कर रहे थे, जहाँ पर उन लोगों की एक टीममेट ये बोलता है कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन को फेंक दिया है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा खराब बनी थी और मैंने एक नया प्रेजेंटेशन बनाया है। जो सुनकर यामादा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन इस तरफ क्योतारो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होता है और वो बोलता है कि लड़कियां कभी भी हम लोगों की फीलिंग्स समझ नहीं पाएगी, लड़कियां एक लड़की की फीलिंग्स नहीं समझती है यार, ये लड़की कितनी ज़्यादा क्रूर है, मैं इसे मार डालूंगा। वो लड़की बोलती है कि तुम अपनी टाइटल में, अपनी प्रेजेंटेशन के टाइटल में चॉकलेट भी लगा दिया था, इसीलिए मैंने तो उसे और भी ज़्यादा फेंक दिया है। जो सुनकर क्योतारो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये भी सही है। अब एक एक करके सभी लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन देने लगता है और जब यामादा की प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तब क्योतारो सिर्फ और सिर्फ यामादा को ही देखे जा रहा था और वो सोचता है कि उसके अंदर तो कोई भी बिल्कुल भी लाइफ बची नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास दिख रही थी, यामादा बहुत ज़्यादा उदास दिख रही थी। और वो सोचता है कि ये सब कुछ इस लड़की की गलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्योतारो की बारी थी प्रेजेंटेशन देने की और क्योतारो यहाँ पर बोलता है कि मैंने सारे के सारे प्रेजेंटेशन मैंने ही बनाया है, तो बाकी का सारा काम इन दोनों के ऊपर है। और यहाँ पर भी क्योतारो खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ यामादा को ही तारे जा रहा था। तो क्योतारो यामादा को देख ही रहा था कि तभी वो ये नोटिस करता है कि यामादा वहाँ पर अचानक से रो पड़ती है, जो देखकर क्योतारो सोचता है कि आखिर ये रो क्यों रही है यार। और वो ये सोचता है कि शायद यामादा ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से उस प्रेजेंटेशन को बनाया था और उस लड़की ने इस प्रेजेंटेशन को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए शायद वो रो रही है। और तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक अजीबोगरीब हेलीकॉप्टर उड़ने लगती है और जिसे देखने के लिए सभी बंदी खिड़की की तरफ देखता है, जो देखकर क्योतारो ये सोचता है कि आखिर सभी लोग खिड़की की तरफ क्यों देख रहे हैं, अगर उन लोगों ने देख लिया कि यामादा रो रही है तो सब लोग क्या सोचेंगे। और वो सोचता है कि मुझे इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और वो अपनी जेब में से एक कटारी निकालता है, मतलब एक कटर निकालता है और अपनी प्रेजेंटेशन को ही फाड़ देता है, जो देखकर सभी लोग तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है। और सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा अजीब क्यों है। उसके टीम मेंबर्स पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि हम लोगों का तो प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि यामादा किसी के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब यामादा एक और लड़की के ऊपर बैठी हुई है और वो लोग आपस में कुछ एक टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे थे।
तभी वो लड़की चीख उठती है और वो बोलती है कि बहुत हो गया जायंट, चलो हम दोनों अपना जगह स्विच करते हैं। मतलब यामादा थोड़ा सा हेल्दी थी और वो बहुत ज्यादा लंबी थी, इसीलिए उसे थोड़ा सा जायंट टाइप का दिख रहा था और वो अपनी स्कूल में हर बंदा बंदी से बहुत ज्यादा लंबी थी। तो वो दोनों यहाँ पर अपना जो पोजीशन है वो स्विच कर लेते हैं और उन दोनों की इस हरकत को देखकर पीछे 2-4 बंदे आपस में ही थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि जो लड़कियां ऐसे ऐसे हरकत करते हैं वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा सेक्सिस्ट होते हैं, मतलब उन लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेक्स घूमते रहता है। और फिर वो बंदा बोलता है कि यामादा तो मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी वगैरह वगैरह बकने लगता है। मतलब वो लिटरली उसके साथ अपनी फ्यूचर वगैरह सोच रहा होता है। तभी वो एक और बंदे को पूछता है कि तुम्हारा टाइप क्या है। तभी वो बंदा एक और लड़की को दिखाता है जो थोड़ा सा मोटी टाइप की थी और उसका नाम था हारा। और वो बंदा बोलता है कि शायद मेरा टाइप हारा जैसी लड़की है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोतारो दोबारा से लाइब्रेरी में चला जाता है और यामादा पहले की तरह वहां पर बैठ के खाना खा रही होती है और कियोतारो लाइब्रेरी के अंदर आकर दोबारा से उस सेल्फ के पीछे चला जाता है जहाँ पर वो खड़े होकर बेसिकली किताब वगैरह पढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि हारा उस लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और यामादा उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हारा बताती है कि किसी ने मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला है। तो यहाँ पर यामादा उसे कुछ खाने के लिए बोलती है, लेकिन हारा बोलती है कि दरअसल मैं डाइट में हूँ इसीलिए मैं ये चॉकलेट वगैरह नहीं खा सकती। तो यहाँ पर यामादा उसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन स्पीकर्स के तरह मोटिवेशन देने लगती है। वो बोलती है कि मुझे जो पसंद होता है मैं वही खाती हूँ, मैं कभी भी डाइट वगैरह नहीं करती हूँ वगैरह वगैरह। तो लेकिन हारा बोलती है कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं ये नहीं खा सकती। और थोड़ी देर बातचीत होने के बाद हम देखते हैं कि काज़ाकी भी मतलब वही वाला बंदा यहाँ पर पहुंच जाता है और वो ये बोलता है कि ओ हारा तुम यहाँ पर पहुंच चुके हो पहले से ही। और काज़ाकी भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है और हारा के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने लगती है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को ये समझ आता है कि काज़ाकी हारा को पसंद करता है, थोड़ा बहुत पसंद करता है, मतलब बहुत ज़्यादा शायद पसंद करता होगा, मुझे क्या पता, मुझे क्यों पूछ रहे हो बे। तो पसंद करता है और वो लोग यहाँ पर बातचीत वगैरह करने लगता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लग रहा था कि मतलब इन लोगों को भी ये लग रहा था कि यामादा शायद इन लोगों के बीच एक कबाब में हड्डी बना है। और सेल्फ के पीछे से तो कियोतारो चीख चीख के बोल रहा होता है कि यामादा उन दोनों को अकेला छोड़ दो, उन दोनों को अकेला छोड़ दो वगैरह वगैरह चीखे जा रहा था। मतलब वो अपने मन में चीख रहा था, उसकी चीख इन तीनों को ही सुनाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे ही थोड़ी देर बीतने के बाद अचानक से कियोतारो के हाथ से सेल्फ से एक बुक नीचे गिर जाती है और तभी यामादा यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाता है और वो बोलती है कि शायद कोई बिल्ली होगी और वो करने लगती है। मतलब वो कियोतारो को ये इशारा दे रही थी कि बिल्ली की तरह एक्ट करो, बिल्ली की तरह एक्ट करो। और यहाँ पर कियोतारो के पास और कोई चारा नहीं रहा था और इसलिए वो घबराते हुए बिल्ली की तरह एक्ट करने लगती है। कि बिल्ली की एक्टिंग बहुत ज्यादा खराब थी, जो सुनकर इन दोनों को तो समझ आ जाता है कि पीछे कोई ना कोई तो है। और यामादा बोलती है कि रुको मैं जरा देख के आती हूँ। वो भी इन दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़ने के लिए सोच रही थी और वो भी पीछे आकर म्याऊ म्याऊ करने लगती है। और ये सुनकर तो वो दोनों बोलते हैं कि ये तो एक कोई अलग बिल्ली है, मतलब इसकी आवाज तो पहली बिल्ली जैसी नहीं है। और वो दोनों सोचते हैं कि शायद ये दोनों आपस में ही लड़ाई वगैरह कर रहे थे और यहाँ पर ये दोनों तो म्याऊ 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 करने लगता है, जो सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं, लिटरली हंसने लगते हैं। और फिर यहाँ पर उन दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड होती है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों चले जाते हैं लाइब्रेरी से, जो देखकर यामादा बोलता है कि फूफ वर्क डन, हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। जो सुनकर कियोतारो बोलता है कि अब स्कूल छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि कियोतारो अपनी साइकिल लेकर चलते हुए घर जा रहा था, मतलब अपनी साइकिल लेकर चलते हुए घर जा रहा था, समझ रहे हो। तो चलते चलते वो एक मैगजीन की शॉप के सामने आकर खड़ा होता है और तभी उसे ये याद आता है कि यामादा CIEL की मैगजीन के बारे में बात कर रही थी जिसमें उसकी फोटो आने वाली थी। तो ये बात उसके दिमाग में आने के बाद वो सोचता है कि क्या मुझे इस मैगजीन शॉप के अंदर जाना चाहिए। लेकिन तभी वो सोचता है कि मुझे इस ड्रेस में, स्कूल वाली ड्रेस में उस शॉप के अंदर नहीं जाना चाहिए। और वो घर से एक अजीबोगरीब ड्रेस पहन के आता है, बे ये कैसा ड्रेस है छपरी साला। तो ड्रेस पहन के आकर वो देखता है कि CIEL मैगजीन में उसका फ्रंट पेज में ही यामादा का ही फोटो चिपका हुआ है, जो वो खड़े होकर वहीं पर देख रही थी। तभी वो देखता है कि पीछे से कोई आता है और ये और कोई नहीं यामादा ही होती है, जिसे देखकर कियोतारो दोबारा से सेल्फ के पीछे छुप जाता है और वो छुप छुप के यामादा को देखने लगता है। और वो देखता है कि यामादा यहाँ पर थोड़ा सा अजीबोगरीब बिहेव कर रही थी। तभी वहाँ पर दो और लड़की आती है जो उसी CIEL मैगजीन को देखने लगती है और तभी यामादा अपनी मुंह से मास्क, चश्मा और टोपी हटाती है और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जो देखकर वो दोनों लड़की उस मैगजीन को नहीं खरीदती और उसे वहीं पर रख के चली जाती है थोड़ा सा घबराते हुए, जो देखकर यामादा तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होती है। लेकिन दोबारा से वो खड़ी हो जाती है अपनी पेन निकल सिग्नेचर देने के लिए। तभी उसके सामने से एक लेडी चलते हुए आता है और यहाँ पर यामादा ये सोचता है कि शायद वो लेडी उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रही है। लेकिन वो लेडी इस शॉप की शॉपकीपर थी और वो वहाँ पर बिखरी हुई मैगजीन्स को ठीक कर देती है, जो देखकर यामादा थोड़ा सा उदास होकर उस घर को छोड़ के चली जाती है। और इसे
देखकर कियोतारो ये सोचने लग जाता है कि क्या मुझे इस मैगजीन को खरीदना चाहिए, क्या मुझे इस मैगजीन को खरीदना चाहिए। और वो सोचता है कि अगर मैं इस मैगजीन को खरीदूं तो यामादा को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा वगैरह वगैरह सोचने लगता है। तो अब कियोतारो फाइनली उस मैगजीन को खरीद लेता है और वो उस मैगजीन को लेकर अपने घर में चला आता है और वो एक एक करके यामादा की हर एक फोटो को देखने लगता है। जैसे तुम लोग किसी भी लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाकर उसकी फोटोज वगैरह देखते हो एकदम स्क्रॉल करके करके, वैसे ही करता है ये बंदा। तो कियोतारो यामादा को देखते हुए ये बोलता है कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह लग रही है। और वो अचानक उस मैगजीन को एक डस्टबिन में फेंक देता है और वो बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो सोने के लिए चला जाता है। अब हमें दोबारा से नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोगों के साथ साथ कियोतारो भी स्कूल की तरफ जा रहा था और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कियोतारो उस मैगजीन को डस्टबिन से उठाकर अपने बेड में अपने तकिए के पास रख लिया था और साइकिल में चढ़ के जाते हुए उस मैगजीन के बारे में भी सोच रहा था। तभी वो अचानक सामने यामादा और एक लड़के को एक साथ देखता है और वो सोचता है कि क्या यही लड़का उसकी बॉयफ्रेंड है। और फिर वो सोचता है कि हाँ, इसमें गलत क्या है, आखिर ऐसे ही तो पूरी दुनिया वर्क करता है। और तभी वो आकर यामादा की बाजू में खड़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे करके चुप चुप के उन दोनों की बातें को सुनने लगता है। और उन दोनों के बातें सुनने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि ये बंदा दरअसल यामादा को पिकअप करने की मतलब पटाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर वो बंदा यामादा को पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, तो यामादा बोलता है कि सोशल मीडिया, जो देखकर कियोतारो अपने ही मन में बोलता है कि अभी ये लड़की इतनी भी ज्यादा गवार नहीं है जितनी ये दिखती है। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो फिर तुम अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो। तो यामादा बोलती है कि दरअसल हम लोग अपने ब्रेन में टेलीपैथी की मदद से बातचीत करते हैं। यहाँ पर ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग कर रहा था बे, छपड़ी कहीं का। और सच बताओ तो इस बंदे को देखकर मुझे कुछ ज्यादा ही खुंदक कर रहा था। अब चलते चलते एक टाइम हम देखते हैं कि यामादा और वो लड़का दोनों ही खड़े हो जाते हैं। मतलब उस लड़के ने यामादा को रोका था और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मुझे अपना नंबर दो। जो सुनकर यामादा के पास तो और कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि वो लड़का लिटरली जबरदस्ती कर रहा था यामादा के साथ और वो अपनी फोन अपनी पॉकेट से धीरे धीरे निकाल के उसे नंबर देने वाली थी। और यहाँ पर इस तरफ कियोतारो ये सोचता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जिससे भी बात करे, जिसको भी अपना नंबर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी अचानक उसके दिमाग हिल जाता है। मतलब ये बिल्कुल साइको है भाई ये बंदा। और उसके दिमाग हिलने के बाद वो अपनी साइकिल को बिल्कुल सामने की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वो साइकिल एकदम फुल रफ्तार से जाते हुए यामादा और उस बंदे को क्रॉस करते हुए जाकर एकदम नदी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और सभी लड़के लड़की दौड़ के जाते हैं उस साइकिल को देखने के लिए, जिनमें से वो लड़का और यामादा भी था। तो उसके पीछे से एक और लड़की आ रही थी जो कि यामादा की दोस्त थी और वो आकर यामादा को बोल देती है कि यामादा क्या तुमने ये देखा कि ये इचिका मतलब हमारी कियोतारो की ही बाईसाइकिल है। तो यामादा यहाँ पर कियोतारो को ये पूछता है कि कियोतारो तुमने ऐसे क्यों किया। तो कियोतारो के पास तो कोई जवाब नहीं होता, तो इसीलिए वो करने लगता है। और फिर कियोतारो झूठ बोलता है और वो बोलता है कि मैंने ब्रेक के जगह एक्सीलरेटर दबा दिया था गलती से। जो सुनकर यामादा तो कुछ ज्यादा ही हंसने लगती है और वो बोलती है कि इचिका तुम तो कुछ ज्यादा ही फनी हो। और ये सुनकर कियोतारो के दिमाग में एकदम गाने बजने लगते हैं, हवाएं धीरे धीरे बहने लगते हैं, जुल्फे लहराने लगते हैं।